हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 10 जैव अणु। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की। तो पहला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि विटामिन सी किस यौगिक को कहते हैं। बात करते हैं हम लोग विटामिन के बारे में। सबसे पहले हम लोग विटामिन के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जान लेते हैं कि जो हमारा विटामिन है, विटामिन के का आविष्कार किसने किया था? फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या हो गया? विटामिन से जुड़ा हुआ। तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के विटामिन्स होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो दो तरह के विटामिन्स होते हैं हमारे। एक जो कि वसा में घुलनशील होते हैं और एक जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो जो हमारा विटामिन है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये सभी विटामिन किस में घुलनशील होते हैं? वसा में। और विटामिन बी और सी, ये दोनों विटामिन हमारे किस में घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन की ओर आते हैं। विटामिन सी किस यौगिक को कहते हैं? तो विटामिन सी जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। किसको कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ये क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। कौन सा नाम है? रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा हमारा? एस्कॉर्बिक एसिड। यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बात करते हैं कि अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए, विटामिन सी की क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो इसकी कमी से हमें रोग होता है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। रिकेटस ये कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। अब हम लोग बात करते हैं तो बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स मतलब बी में बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है। चलिए तो हमारा जो क्वेश्चन था, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, कहता है एंजाइम क्या है? जो हमारा एंजाइम होता है वो क्या होता है? तो जो हमारा एंजाइम है वो क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यूरिया को अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड, बात किया जा रहा है यूरिया को किस में? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन किस एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है? कहा गया है कि जो हमारा यूरिया को जब हम लोग अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन करते हैं तो ये किस एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है? तो एक एंजाइम होता है यूरीएज। क्या होता है? यूरीएज। ये जो एंजाइम होता है वो उत्प्रेरित करता है जिससे यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में इसका क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CO2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कौन सा एंजाइम उत्प्रेरित करेगा? यूरीएज, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुक्रोज के जलीय अपघटन से क्या उत्पाद बनते हैं? अब हम लोग बात कर रहे हैं सुक्रोज के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सुक्रोज के बारे में। तो सुक्रोज
अगर हम लोग बात करें इसके बारे में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जो सुक्रोज होता है। जब हम लोग इसका जल अपघटन कराएंगे तो इससे हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। क्या क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ग्लूकोज क्या करता है? हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। ठीक है, अब बात करें फ्रुक्टोज के बारे में तो फ्रुक्टोज किस में पाए जाते हैं? फल में। किस में पाए जाते हैं? फल में। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ बात हो रही है कि सुक्रोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है। तो सुक्रोज के जल अपघटन से हमारा प्राप्त होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अगर आप इसका रासायनिक अभिक्रिया देखें तो वो कुछ इस प्रकार होता है। सुक्रोज को जस्ट 1 सेकेंड देखिए, जो हमारा सुक्रोज है उसका होता है C11H22O11। ठीक है, जब इसका जल अपघटन कराएंगे H2O के साथ तो हमें प्राप्त होगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, तो हमें जो ये प्राप्त हो रहा है एक हमारा हो जाता है ग्लूकोज और एक हमारा हो जाता है फ्रुक्टोज। तो जो सुक्रोज होता है, जब ये क्या है हमारा सुक्रोज, तो सुक्रोज का जब हम लोग जल अपघटन कराएंगे तो हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है? एक ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है और एक फ्रुक्टोज प्राप्त हो रहा है। यानी कि अगर हम लोग देखें तो ग्लूकोज का भी हमें यहाँ फॉर्मूला पता चल गया जो कि एग्जाम्स में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया C6H12O6। और बात करें अगर फ्रुक्टोज की तो इसका फॉर्मूला हो गया C6H12O6। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों क्या है? हमारा सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होने वाले उत्पाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा होता है? बात करें कि मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? ऊर्जा। क्या देता है? ऊर्जा। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट एमाइलोज के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? एमाइलोज के फॉर्म में। तो कौन सा, सॉरी एमाइलोज नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर एमाइलोज नहीं हो पाएगा क्योंकि एमाइलोज तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। किस रूप में होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में। इंग्लिश में उसको ऐसे लिखा जाता है, हिंदी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन के रूप में हमारा कार्बोहाइड्रेट्स जमा होता है। किस में? मानव के शरीर में। ठीक है, तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है स्टार्च की एकलक इकाई। एकलक मतलब होता है सबसे छोटी इकाई। तो जो हमारा स्टार्च है, जो हमारा स्टार्च है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो है हमारा ग्लूकोज। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिकेटस किसकी कमी से होता है? अगर हम लोग बात करें रिकेटस की तो रिकेटस किसकी कमी से होता है? ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन की तो सबसे पहले हम लोग इसमें चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारा एक विटामिन होता है, विटामिन डी। कौन सा विटामिन? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से दो बीमारी होती है। एक होती है रिकेटस और एक होती है ऑस्टियोमलेशिया। क्या होती है? ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो विटामिन डी की कमी से दो बीमारी होती है। एक होता है रिकेटस जो कि बच्चों में होता है, एक होता है ऑस्टियोमलेशिया जो कि बड़ों में होता है। तो हमारी जो विटामिन डी है इसकी कमी से दो बीमारी होती है। एक होती है हमारी रिकेटस जो किस में होती है? बच्चों में होती है। और एक होता है हमारा ऑस्टियोमलेशिया। क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया। ये किस में होता है? बूढ़ों में होता है। ठीक है, तो बात करें तो रिकेटस, रिकेटस किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, स्टार्च उदाहरण है। स्टार्च किसका उदाहरण है? तो स्टार्च उदाहरण होता है पॉलीसेकेराइड का। किसका उदाहरण होता है हमारा? पॉलीसेकेराइड का। चलिए अब इसको डिटेल्स में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूँ, जगह बना लेते हैं अपने लिए। ये हो गया जगह। अब हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक, तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड और एक होता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, और एक होता है हमारा मोनोसेकेराइड। ठीक है, और एक हो गया हमारा ओलिगोसेकेराइड और एक हो गया हमारा पॉलीसेकेराइड। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का 3 वर्गीकरण कौन कौन सा है? मेरे साथ बोलना है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। आगे चलकर ओलिगोसेकेराइड्स जो है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। एक हो गया हमारा डाइसेकेराइड और एक हो गया हमारा ट्राइसेकेराइड। तो जो स्टार्च है, जो हमारा स्टार्च है वो कौन सा सेकेराइड का है? पॉलीसेकेराइड का। कौन सा सेकेराइड का है? पॉलीसेकेराइड का। तो स्टार्च किसका उदाहरण है हमारा? पॉलीसेकेराइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कहता है आरएनए में शर्करा इकाई है किसकी? तो आरएनए में जो शर्करा होता है वो किसकी इकाई होती है? राइबोस की। किसकी होती है? बात करते हैं आरएनए। ठीक है, उसमें हम लोग बात करते हैं शर्करा की इकाई। तो वो शर्करा की इकाई क्या किसमें होती है? राइबोस में, जिसको हिंदी में यहाँ पे लिखा गया है राइबोस। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, आरएनए तथा डीएनए किराल अणु, उनके किरलता का कारण क्या है? ठीक है, तो बात करते हैं इसके। तो इसका कारण है डी स्टार्च घटक। कौन सा घटक? डी स्टार्च घटक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, फ्रुक्टोस एक उदाहरण है। फ्रुक्टोस किसका उदाहरण है? तो फ्रुक्टोस जो है वो कीटो हेक्सोस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कीटोस हेक्सोस का। कैसे? तो देखिए, बात करते हैं हम लोग मोनोसेकेराइड की। किसकी बात करते हैं? मोनोसेकेराइड की। ठीक है, तो जो हमारा मोनोसेकेराइड होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है एल्डोस और एक होता है कीटोस। ध्यान से देखिएगा, मोनोसेकेराइड कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक हो गया एल्डोस और एक हो गया कीटोस। एल्डोस जिसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है वो एल्डोस हो गया, और जिसमें कीटोन क्रियात्मक समूह होता है वो हमारा कीटोस हो गया। क्या हो गया हमारा? कीटोस। तो बात करें अगर हम लोग, तो एल्डोस का एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज। कौन सा एग्जाम्पल होता है? ग्लूकोज। और कीटोस का एग्जाम्पल होता है फ्रुक्टोस। किसका एग्जाम्पल है ये? फ्रुक्टोस का। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? फ्रुक्टोस एक उदाहरण है। फ्रुक्टोस किसका उदाहरण है? कीटोस का। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? कीटो हेक्सोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विटामिन ए कहलाता है। विटामिन ए, तो हम लोग अगर बात करें विटामिन ए की, तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है साफ साफ विटामिन ए का रासायनिक नाम। और विटामिन ए का रासायनिक नाम हम लोग जानते हैं, वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। तो आंसर हो जाएगा 13 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं माल्टोस डाइसेकेराइड है। जो हमारा माल्टोस डाइसेकेराइड है वो किसका है? तो वो ग्लूकोस
और ग्लूकोज का है। उसमें क्या पाया जाता है? केवल और केवल ग्लूकोज और ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है? हमारा जो आरएनए है उसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो यूरेसिल ये हमारे आरएनए में पाया जाता है, गुआनिन ये भी पाया जाता है, थाइएमिन ये हमारा नहीं पाया जाता है, ठीक है, एडेनिन पाया जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है? जो हमारा डीएनए है उसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, यूरेसिल ये हमारा डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 16 का सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं? एमिनो अम्ल के, जो आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा प्रोटीन है, जो हमारा प्रोटीन है उसमें अल्फ़ा एमिनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं? अल्फ़ा एमिनो एसिड। और ये कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं? ये जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से। तो अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो प्रोटीन होता है उसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, इसीलिए ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड को पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत, तो जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन जिसमें क्या होता है? एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं, आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, कौन सा कार्बोहाइड्रेट पादप कोशिका का आवश्यक संगठक है? यानी ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो पौधों में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है? तो अगर हम लोग बात करें तो वो होता है सेलुलोज। क्या होता है हमारा? सेलुलोज। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। अगर हम इससे ग्लूकोज की तुलना करें तो ग्लूकोज से कई गुना ज़्यादा सेल्यूलोज ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए पौधे जो हैं उनमें जो ऊर्जा प्रदान होता है वो सेल्यूलोज से होता है। चलिए कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। तो पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है वो कौन प्रदान करता है? सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्नांकित में कौन से कोडोन टर्मिनेशन कोडोन है? यानी कौन से कोडोन हैं जो कि टर्मिनेशन कोडोन है? तो वो एक ही हो जाएगा UAG। क्या हो जाएगा? UAG। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे मीठी चीनी कौन सी है? यानी सबसे ज़्यादा जो मीठी चीनी होती है वो किस में होती है? तो अगर हम लोग बात करें तो वो आंसर हो जाएगा हमारा फ्रुक्टोस। फ्रुक्टोस जो है वो बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, ठीक है। फ्रुक्टोस किस में पाया जाता है? पके हुए फलों में। किस में पाया जाता है? पके हुए फलों में क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोस। चलिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो एक इम्पॉर्टेंट अगर आपसे पूछा जाएगा कि सुक्रोज का अणुसूत्र, तो सुक्रोज का अणुसूत्र याद रखिएगा C11H22O11, ठीक है। अगर पूछा जाए ग्लूकोज का अणुसूत्र, तो ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें फ्रुक्टोज की, तो फ्रुक्टोज का होता है C6H12O6। ग्लूकोज क्या करता है? शरीर में ऊर्जा देता है। फ्रुक्टोज किस में पाया जाता है? पके हुए फलों में। दोनों में अणुसूत्र समान होता है, बस क्रियात्मक समूह अलग अलग होता है। याद कीजिए, ग्लूकोज एल्डोज का पार्ट है और फ्रुक्टोज किसका पार्ट है? कीटोज का पार्ट है। तो मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आज के सेशन में हम लोगों ने देखा जैव अणु के इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस को।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और रेगुलर वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।